नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लेक्चर 17 की बात करने जा रहे हैं। इससे पूर्व लेक्चर 16 में हमने बात की थी चैप्टर 1 भारत का वैभवपूर्ण अतीत के अंतर्गत वैदिक काल से महाजनपद काल की हमारी चर्चा चल रही थी और इस चर्चा में हम बात कर रहे थे प्राचीन भारत में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था की। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जो महाजनपद काल का जो समय था, लगभग 600 ईसा पूर्व के लगभग का जो समय था, उस समय हमें उत्तर भारत में 16 महाजनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है और इनमें अधिकांशतः में राजतंत्रात्मक व्यवस्था विद्यमान थी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत, लेकिन कुछ में हमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी दिखाई देती है। उसके बाद में जो बुद्धकालीन गणराज्य थे उनके बारे में हमने चर्चा की थी कि बुद्धकालीन जो गणराज्य थे, वज्जी और जो मल्ल संघ थे, उनके अंतर्गत 10 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। हमने राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में कुछ अंतर भी स्पष्ट किए थे कि जहाँ शासन का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है जिसमें सभी शक्तियाँ समाहित होती है, वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था कहलाती है। परंतु गणतंत्रात्मक व्यवस्था इससे कुछ हट करके जहाँ समूह के द्वारा शासन चलाया जाता है या समूह के द्वारा किसी एक व्यक्ति को चुनकर के शासन चलाया जाता है, वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहलाती है। तो यहाँ पर निर्वाचन का जो हम बात कर रहे हैं कि राजा जो या प्रमुख जो होता था शासन का, वो एक निर्वाचित व्यक्ति होता था। बौद्धकालीन गणराज्यों की ये प्रमुख विशेषता थी। तो यहाँ पर आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था थी। जो आज हमारी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था से है, वो किस प्रकार से वो उस समय की जो स्पष्ट छाप है वो आज की हमारी इस गणतंत्रात्मक और संवैधानिक व्यवस्था पर दिखाई देती है। तो देखिए, यहाँ से हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा, प्राचीन भारत में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था। तो देखिए, हमने पिछली कक्षा में भी बात की थी कि बौद्धकालीन जो गणराज्य थे वहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था विद्यमान थी और हमने यह भी बात की थी कि जो राज्य का या शासन का जो प्रमुख होता था, राजा या प्रमुख, वो एक निर्वाचित व्यक्ति होता था, अर्थात जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता था और उसे शासन का प्रमुख बनाया जाता था। अब जहाँ व्यक्ति निर्वाचित होगा तो वो निरंकुश या स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता और इसके साथ साथ निर्वाचित व्यक्ति को अपने राजकार्यों में सहयोग के लिए अन्य व्यक्तियों की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए सभाएं या मंत्री परिषद वगैरह भी का भी प्रावधान किया गया था। इसके साथ साथ जो निर्वाचित व्यक्ति होता था उसकी सहायता के लिए उपराजा, भंडारिक और सेनापति की भी व्यवस्था होती थी, अर्थात ये अधिकारी भी उस समय होते थे गणतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत। अब हम बात कर रहे हैं कि अर्थशास्त्र में हमने बात की थी कि अर्थशास्त्र में जो लिच्छवी गणराज्य है उसके लिए राजा शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका तात्पर्य ये है कि यहाँ का यानी कि इस गणराज्य का जो प्रत्येक व्यक्ति है वो अपने शासन का प्रमुख है, अर्थात यहाँ का राजा है। तात्पर्य ये है कि गणराज्य के व्यक्तियों के द्वारा अपने प्रमुख को चुना गया था, शासन के प्रमुख को। इसलिए जो शक्तियाँ निहित थी वो किस में निहित थी? वो जनता में निहित थी, अर्थात उन व्यक्तियों में निहित थी। तो जहाँ शक्तियाँ होती है वहाँ वो राजा होता है। तात्पर्य ये है कि जैसे हमारे संवैधानिक आज की जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें भी यही बात है कि जो शासन का प्रमुख होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए चाहे प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए। तो तात्पर्य है कि जो लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक जो शासन व्यवस्था होती है उसमें शक्ति का जो आधार स्तंभ है वो जनता ही होती है। तात्पर्य ये है कि जनता में सर्वोच्च शक्ति निहित होती है। तो यहाँ भी हम गणराज्यों की ही बात कर रहे हैं तो लिच्छवी गणराज्य जो था वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति में शक्तियाँ निहित थी क्योंकि वो अपने शासन के प्रमुख को चुनने का अधिकार रखता था। इसलिए यहाँ पर अर्थशास्त्र में लिच्छवी गणराज्य के लिए राजा शब्दोपजीवी संघ का प्रयोग किया गया है, जिसका तात्पर्य है कि यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति राजा था। तो आगे हम बात करते हैं गणराज्यों के अंतर्गत किस प्रकार से जो निर्णय लिए जाते थे। तो देखिए, एक गणराज्य जो थे उनके अंतर्गत जो कुल होते थे, कुल परिवार और परिवार से बड़े जो संस्था होती है वो कुल होती है, जिसके अंतर्गत सगे संबंधी वगैरह सभी उसमें शामिल होते हैं परिवार के।
तो जो कुल होते थे, कुलों के जो प्रमुख होते थे, उनकी एक सभा होती थी। गणराज्यों के अंतर्गत जितने भी कुल थे, प्रत्येक कुल का एक प्रमुख होता था और उन प्रमुखों को मिलाकर के एक सभा का निर्माण होता था, अर्थात एक सभा बनती थी जिसे संस्था कहा जाता था। तो संस्था क्या थी उस समय? कुल प्रमुखों की सर्वोच्च सभा थी जिसमें सभी कुलों के प्रमुख शामिल होते थे। अब यहाँ पर ये कुल प्रमुखों की जो सर्वोच्च सभा थी वो क्या कार्य करती थी? ये शासन कार्य में अपना सहयोग देती थी। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, तो शासन कार्य में अपना सहयोग कैसे देती थी कि इस सभा के अंतर्गत विभिन्न विषयों को लेकर के विचार विमर्श किया जाता था। जैसे हमारी आज की संसदीय जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत भी लोकसभा और राज्यसभा आप जानते हैं 2 सदन हैं और इन सदनों में भी विभिन्न शासन के विभिन्न विषयों से संबंधित चर्चाएं की जाती है, विचार विमर्श किया जाता है और उसके बाद में उस पर निर्णय लिया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो संस्था थी ये कुल प्रमुखों की सर्वोच्च सभा थी और इसमें भी शासन से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाता था और उस पर निर्णय लिए जाते थे। ये जो सभा थी, जहाँ यह सभा होती थी उस स्थान को संस्थागार या संथागार कहा जाता था, अर्थात जहाँ इस सभा की बैठकें होती थी, जैसे हमारे यहाँ भी लोकसभा और राज्यसभा संसद में बैठकें होती है, वैसे ही जहाँ पर इस सभा की बैठक होती थी उस स्थान को संस्थागार या संथागार कहा जाता था। जैसे हम संसद कहते हैं और उस समय संस्थागार या संथागार कहा जाता था। अब हम बात कर रहे हैं आगे कि इन बैठकों में क्या होता था। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि बैठक के लिए आवश्यक ये है कि एक निश्चित संख्या में सदस्य उपस्थित हों। आवश्यक नहीं कि सभी सदस्य उपस्थित हों, लेकिन एक निश्चित संख्या थी, अर्थात कोरम या गणपूर्ति के लिए यह आवश्यक था, निश्चित संख्या जिसमें सदस्य उपस्थित हो, तभी वो बैठक आगे चल पाती थी, बैठक हो पाती थी। आज की हमारी जो वर्तमान संसदीय व्यवस्था है उसमें भी यही है कि जब तक एक गणपूर्ति या कोरम के अंतर्गत एक निश्चित संख्या में सदस्य उपस्थित नहीं होते तब तक बैठक नहीं हो पाती। तो यहाँ भी यही व्यवस्था थी। तो गणपूर्ति या कोरम आवश्यक था। मिनिमम सदस्यों, जैसे मिनिमम सदस्य निश्चित कर दिए गए थे, जैसे हमारे यहाँ अभी वर्तमान में हम बात करें तो 1/10 सदस्य, अर्थात 10 में से 1 सदस्य उपस्थित, अर्थात 10%। या कई जगह ऐसे होता है कि किसी सभा की बैठकें करने के लिए मिनिमम इतने सदस्य आवश्यक है, 1/20 सदस्य, 1/10 सदस्य, 1/5 सदस्य, या कह सकते हैं 10%, 20% या 1/3 सदस्य। तो इस प्रकार से अलग अलग बैठकों की व्यवस्थाएं होती है, अलग अलग गणपूर्ति की संख्या निश्चित होती है। तो यहाँ भी एक गणपूर्ति की संख्या निश्चित थी, कोरम की संख्या निश्चित थी। उतनी संख्या में यदि सदस्य उपस्थित नहीं होते थे तो बैठक नहीं होती थी। तो इस प्रकार से गणपूर्ति की व्यवस्था थी और साथ ही साथ जिस स्थान पर, जैसे संस्थागार या संथागार में ये बैठकें होती थी, वहाँ पर बैठने का एक निश्चित क्रम था। अधिकारियों के द्वारा ये काम किया जाता था। आसन्न पन्नापक नामक एक अधिकारी होता था जो सदस्यों के बैठने की व्यवस्था करता था। ये व्यवस्था एक निश्चित क्रम में होती थी, अर्थात वरिष्ठता के आधार पर सदस्यों के बैठने की व्यवस्था आसन्न पन्नापक नामक अधिकारी करता था। तो बैठकें होती थी, बैठकें प्रारंभ होती थी। तो बैठक जब प्रारंभ होती थी तो किसी भी सदस्य के द्वारा, जो सभा का सदस्य होता था, किसी के भी द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता था और उस प्रस्ताव को 3 बार दोहराया जाता था। 3 बार दोहराने से सभी सदस्य उसको ठीक प्रकार से सुन पाते थे, समझ पाते थे, इसलिए उसको 3 बार दोहराया जाता था, जिसे अनुसाव कहा जाता था। औपचारिक जो प्रस्ताव है उसको 3 बार दोहराना, बार बार दोहराना अनुसाव कहलाता है। तो अनुसाव होता था। उसके पश्चात प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए, अर्थात प्रस्ताव के प्रस्तुतिकरण के लिए और प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए सदस्यों से पूछा जाता था। तो जो सदस्य मौन रहते थे, चुप रहते थे, उनकी सहमति मान ली जाती थी। कई बार सदस्यों में इस बात को लेकर के वाद विवाद भी होता था। कई सदस्य जो है वो सहमति नहीं देते थे, असहमत होते थे, तो वाद विवाद भी होता था सभा में उस विषय के ऊपर, उस प्रस्ताव के ऊपर। और वाद विवाद में भी यदि निर्णय नहीं हो पाता था तो फिर मतदान की व्यवस्था की जाती थी। मतदान अर्थात वोटिंग की जाती थी। इस वोटिंग के अंतर्गत, वोटिंग
खुले और गुप्त दोनों रूप में होती थी। मतदान खुले तौर पर भी होता था और गुप्त रूप से भी किया जाता था। तात्पर्य है कि सभी के सामने जो सदस्य हैं वो अपना मत देते थे और कई बार गुप्त मतदान के अंतर्गत किसी को बिना बताए भी अपना मत देते थे। तो इस प्रकार से जो प्रस्ताव पर मतदान देने का जो व्यवस्था थी वो दोनों प्रकार की थी, गुप्त मतदान व्यवस्था भी थी और खुली मतदान व्यवस्था भी थी। अब ये जो मतदान होता था वो किससे होता था? तो सलाकाओं के माध्यम से, सलाकाओं के माध्यम से मतदान किया जाता था। विभिन्न प्रकार की सलाकाएं होती थी, तीलियां, विभिन्न प्रकार की तीलियां होती थी जिन्हें सलाका कहा गया है। तो विभिन्न रंगों की होती थी ये, विभिन्न रंगों की इन सलाकाओं के माध्यम से मतदान किया जाता था। जैसे मान लीजिए हरी, लाल, पीली जो भी रंग है, और उनका ये होता था कि लाल रंग विरोध में है, हरा रंग जो है वो सहमति में है, इस प्रकार से इनका एक निश्चित होता था। तो विभिन्न रंगों की सलाकाओं के माध्यम से मतदान किया जाता था। और एक सलाका ग्राहपक नामक अधिकारी होता था, सलाका ग्राहपक, सलाका ग्राहपक नामक अधिकारी इन सलाकाओं को एकत्रित करता था सदस्यों से और फिर उन सलाकाओं की गिनती की जाती थी। सहमति में यदि अधिक सलाकाएं आती थी तो प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया जाता था और प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता था। और यदि मान लीजिए नहीं आती थी, बहुत ज़्यादा विवादित कोई विषय होता था और फिर भी मतदान के माध्यम से भी उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता था, तो इसके लिए यह व्यवस्था थी कि उस विवादित विषय को समितियां बना करके उन समितियों को सौंप दिया जाता था। अर्थात कुछ सदस्यों की अलग से, वरिष्ठ सदस्यों की एक समिति बना दी जाती थी और उस समिति को वो विवादित विषय सौंप दिया जाता था जिस पर मतदान के पश्चात भी कोई निर्णय नहीं हो पाता था, जिसके पश्चात समिति की सिफारिश के आधार पर उस पर आगे निर्णय लिया जाता था। तो यहाँ तक आपने ये बात समझी। अब देखिए आगे हम बात कर रहे हैं कि ये तो थी जो संस्थागार या सभा की जो हमने बात की, प्रस्ताव किस प्रकार से अनुमोदित करवाया जाता था। आगे हम बात कर रहे हैं कि इस समय की जो न्यायिक व्यवस्था थी वो भी वर्तमान न्यायिक व्यवस्था से काफ़ी मिलती जुलती थी। बुद्धघोष की अट्टकथा के अनुसार पता चलता है कि अपराधी की जो जांच पड़ताल है वो 7 स्तर पर अर्थात 7 न्यायिक अधिकारी करते थे। जैसे हमारे यहाँ अभी खंडपीठ न्यायपीठ व्यवस्था विद्यमान है। न्यायपीठ व्यवस्था का तात्पर्य है कि इस देश के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय है, उसके पश्चात उससे निम्न उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालयों से निम्न अधीनस्थ न्यायालय हैं। इस प्रकार से न्यायपीठ व्यवस्था जिस प्रकार से हमारे यहाँ विद्यमान है उसी प्रकार से उस समय भी न्यायपीठ व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। किसी अपराध की जांच पड़ताल के लिए 7 अलग अलग न्यायाधीश इसकी जांच पड़ताल करते थे और जब इस क्रम में 7 न्यायाधीशों के द्वारा जांच पड़ताल पूरी कर ली जाती थी तो उसी अनुसार जो निर्णय आता था अपराधी को दंड या क्षमा दान दिया जाता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारी वर्तमान संसदीय या गणतंत्रीय या लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसी के अनुरूप हमने देखा कि यहाँ पर उस समय की गणतांत्रिक व्यवस्था विद्यमान थी। थोड़े बहुत इसमें थोड़ा बहुत हमको नाम में या थोड़े बहुत क्रियाकलापों में हमको अंतर अवश्य दिखाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी स्पष्ट छाप हमारी वर्तमान संसदीय व्यवस्था पर हमको दिखाई देती है। इसके साथ साथ न्यायिक व्यवस्था पर भी हमको स्पष्ट छाप दिखाई देती है। जिस प्रकार की न्यायपीठ व्यवस्था इस समय विद्यमान है उसी प्रकार की न्यायपीठ व्यवस्था उस समय भी विद्यमान थी। तो यहाँ तक आपकी बात उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होगी। आगे की जो बात है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।